जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। सो गाइस, आज का सेशन शुरू करने से पहले एक बारी जो हमने पिछली वीडियो में किया था वो सब रिवाइज कर लेते हैं। सॉरी दोस्तों, आपको इस वीडियो के लिए काफ़ी वेट करना पड़ा। 4-5 दिन हो गया, मेरे को लगता है कि इससे पहले वीडियो ली थी तो यार वो थोड़ा हेल्थ प्रॉब्लम थी, मेरे को वायरल वगैरह हो गया था, इसलिए वीडियोस नहीं ले पाए। सॉरी फॉर डैट। तो अब से वीडियोस आपको क्लासेस रेगुलर मिलेंगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहले अपना पीछे देख लेते हैं जो हमने कवर किया था, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। उस दिन हमने किया था किंगडम एम्पायर में और किंगडम में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है ना। एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस। बेसिकली जो एम्पायर होती है वो किंगडम से बड़ी होती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है, लार्ज होती है। तो इसके लिए रिसोर्सेज भी ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो एम्पायर बेसिकली उसके लिए काफ़ी रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, किंगडम से बड़ी होती है एम्पायर। और डायनेस्टी क्या होती है, डायनेस्टी भी देखा था मैंने एक वर्ड। डायनेस्टी होती है जहाँ एक के बाद एक ही फैमिली का राजा आता है, जैसे चंद्रगुप्त आया था, ठीक है ना, बिम्बिसारा, अशोक का, ये जो राजे थे सारे एक ही फैमिली से थे, ठीक है ना। मौर्य एम्पायर, ठीक है ना, तो उसको डायनेस्टी बोलते हैं। उसके बाद हमने किया था ट्रिब्यूट। एक ट्रिब्यूट वर्ड था, ट्रिब्यूट लेते थे ये जो राजा होते थे। ट्रिब्यूट क्या होता था, समझ तो आ रहा है ना आपको यार। हैंड राइटिंग का इशू ना हो आपको, मैं साथ के साथ बोल के बता रहा हूँ कि क्या लिख रहे हैं। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट का मतलब होता था एक टैक्स होता था, एक होता था ट्रिब्यूट। टैक्स कैसे होता था, टैक्स का होता था कि जैसे हमने भागा टैक्स किया था कि 1/6 लेंगे ही लेंगे वो, ठीक है, टैक्स का। अब ट्रिब्यूट उससे अलग होता था। ट्रिब्यूट में ऐसे था कि वो अपनी मर्जी से देते थे, जिनका जितना उनके पास क्षमता होती थी, जितनी कैपेसिटी होती थी। ट्रिब्यूट में ऐसा होता कि वो अपनी मर्जी से देते थे। टैक्स वो कलेक्ट ही करते थे, जितना उन्होंने बोला था 1/6 वो लेते लेते थे। ट्रिब्यूट में कम भी हो सकती थी कोई चीज़, ज़्यादा भी हो सकती थी, ठीक है ना। ट्रिब्यूट अपनी मर्जी से देते थे। उसके बाद आया था अशोका किंग, जिसके बारे में हम आज प्रॉपरली पूरा देखेंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अ वेरी बिग किंगडम एंड एम्पायर, ठीक है ना, हमने देखा था, डायनेस्टी देख लिया। तो ये भी देख लिया कि ट्रिब्यूट क्या होता है, एम्पायर और किंगडम में डिफरेंस क्या होता है। अशोका अ यूनिक रूलर। अब भाई अशोका क्या करते हैं, अशोका जो मौर्यन एम्पायर थी उसका सबसे फेमस किंग था अशोका। क्यों फेमस था ये देखते हैं। आपको सबको पता ही है क्योंकि उसने एक वो जीती थी वॉर, कलिंगा वॉर। आगे देखते हैं उसके बारे में। अशोका के बारे में हमें कैसे पता लगता है, क्योंकि उसने खुद के इंस्क्रिप्शन से बना रखे थे जो कि प्राकृत में थे और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में थे, ठीक है ना। दोस्तों एक सेकंड के लिए होल्ड कीजिएगा, मेरे को एक कॉल आ रही है इंपॉर्टेंट, बस एक सेकंड रुकिएगा। हेलो। सॉरी दोस्तों, वो एक कॉल आ गया था इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं, ठीक है ना। उसके बारे में, अशोका के बारे में क्यों कैसे पता लगता है, क्योंकि उसने खुद के इंस्क्रिप्शंस लगवा रखे थे, जिससे हमें पता चलता था कि ठीक है ना कि उसने क्या क्या किया था। उसके खुद के इंस्क्रिप्शन थे जो कि प्राकृति में और ब्रह्मी स्क्रिप्ट में, उसके खुद के इंस्क्रिप्शंस। अशोकस वार इन कलिंगा। भाई कलिंगा एंशियंट नेम है उड़ीसा का, कोस्टल उड़ीसा का, ठीक है जी। और उसने एक लड़ाई की थी कलिंगा, फाउट ऑफ वार टू कॉन्करर कलिंगा। वो इतनी हॉरिफाइड थी कि इतना वायलेंस हुआ था, ब्लड शेड हुआ था। उसके बाद उसने वो जो फाइट थी वो जीत तो ली थी वॉर, पर उसके बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था। क्यों, क्योंकि उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग मरे थे, ठीक है ना। वो एक ऐसा राजा हिस्ट्री में जिसने सब कुछ जीतने के बाद सब कुछ छोड़ दिया हो, एक वॉर जीतने के बाद सब कुछ छोड़ दिया हो। क्योंकि चलो आगे देखते हैं उसने ये क्यों छोड़ा था, ठीक है ना। उसके इंस्क्रिप्शन से पता लगता है 8 years आफ्टर बिकमिंग किंग आई कॉन्करेड कलिंगा, ठीक है। उसके इंस्क्रिप्शन पे ही लिखा हुआ है कि 8 साल, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंगा को जीता, ठीक है ना। बट फिर उसने सब कुछ छोड़ क्यों दिया, क्योंकि कहते हैं कि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ब्राह्मण्स और मॉन्क्स की मृत्यु हो गई थी। जब उसने वो लड़ाई की थी उसमें ब्राह्मण्स भी मारे गए थे। अब जंग थी, जंग में तो ये सब कुछ होता ही है, बट वो चीज़ ने उसको इतना इफेक्ट किया ना कि वो बिल्कुल ही छोड़ गया सब कुछ। ब्राह्मण्स भी मरे थे, मॉन्क्स भी मरे थे, और स्लेव्स, सर्वेंट्स सब मर गए थे, जो उनके लव्ड वन थे वो भी मर गए। तब उसके बाद उसने डिसाइड किया था कि टू ऑब्जर्व धम्मा,
ठीक है ना। अब धामा देखेंगे, धामा क्या है। आई बिलीव दैट विनिंग पीपल ओवर थ्रू धामा इज मच बेटर देन कॉन्करिंग देम थ्रू फोर्स। तो उसने बोला था कि धामा के थ्रू लोगों को जीतना लड़ाई में जीतने से अच्छा है, ठीक है। और उसने ये मैसेज इंस्क्राइब करवाया था कि ताकि फ्यूचर में उसके बेटे और उनके आगे बेटे लड़ाई के बारे में ना सोचें, ठीक है ना, और धामा को फैलाएं। धामा क्या था, धामा एक प्राकृत वर्ड है फॉर द संस्कृत टर्म धर्मा, ठीक है। बाकी आगे देखेंगे पूरा धामा क्या था अशोका का। धामा का, धर्मा का मतलब वर्शिप नहीं थी किसी गॉड की, ना ही कोई सेक्रीफाइसेस थे परफॉर्म करने, ठीक है ना। उसका मानना था कि बाप आगे बच्चों को सिखाए, ठीक है, टीचिंग से। उसने बुद्धिज्म ज्वाइन कर लिया था, टीचिंग ऑफ बुद्धा। तो उसमें क्या था, उसके धर्म में ये था कि जो राजे होते थे उस टाइम पे एनिमल्स को सेक्रीफाइस किया जाता था, ठीक है ना। जो स्लेव्स एंड सर्वेंट्स थे उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। तो उस चीज़ से लोगों को रोक रहा था। ये था असल मतलब उसके धर्म का, कि लोगों को सिखाया जाए कि ये सेक्रीफाइसेस, वर्शिप ऑफ गॉड, यानी लोगों की सेवा, अच्छा व्यवहार, ये सब कुछ है, ठीक है ना। उस टाइम पे ये सारी प्रॉब्लम्स थी कि स्लेव्स को तंग करते थे, जानवरों की बलियां देते थे, तो उसने ये चीज़ें रोकी थी, धामा फैलाया था। अब आज ये नीचे ये फोटो देख रहे हो, ये रामपुरा बुल है, ठीक है, रामपुरवा बुल। ये फाइनली पॉलिश्ड स्टोन स्कल्पचर है, ठीक है ना। ये मौर्यन पिलर में के टाइम पे मिला था, ठीक है ना। दिस वाज अ पार्ट ऑफ मौर्यन पिलर फाउंड इन रामपुरवा, बिहार में एक जगह रामपुरवा, वहाँ पे मिला है। बट ये भी राष्ट्रपति भवन में अपने प्लेस किया गया हुआ है, ठीक है ना। ये एक एग्जाम्पल है उस टाइम की स्किल की, ठीक है ना, स्किल ऑफ द स्कल्पचर ऑफ द टाइम। तो ये उस टाइम की स्किल की थी, ये भी राष्ट्रपति भवन में प्लेस किया हुआ है। ये रामपुरवा बुल की वो है, ठीक है ना, स्टैचू है जो बनाया गया है उस टाइम पे। तो अशोका ने माना था कि जो ये लड़ाइयाँ होती हैं, एनिमल के साथ सेक्रीफाइस होता है, ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना उसकी ड्यूटी है। तो उसके लिए उसने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए, ठीक है ना। उनको बोला जाता था धामा महामाता। भाई ये टर्म्स है ना जो, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी हम स्टोरी नहीं करेंगे, चाहे हिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा वास्ट है, जो मर्जी करते रहो, हम सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही करेंगे, ठीक है ना। जानवरों की बलि दी जाती थी, उसने जंग के बाद देखा था कि जानवरों की बलि दी जाती थी और स्लेव्स के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। उस चीज़ को उसने दूर करने के लिए धामा बनाया था कि उसकी टीचिंग्स को आगे फैलाया जाए हर जगह, ठीक है। तो जो उसके ऑफिशियल अपॉइंट किए गए थे उनका नाम था, उनको क्या बोला जाता था, धामा महामता, हु वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस टीचिंग पीपल अबाउट धामा। धामा के बारे में आगे लोगों को बताते थे, ठीक है। अब अशोक के जो मैसेज हैं वो इंस्क्रिप्ट ऑन रॉक्स एंड पिलर्स, ठीक है। और उसने अपने जो ऑफिशियल्स थे उनको इंस्ट्रक्शन दी थी कि जो पढ़ नहीं सकते उनको भी आपने ये मैसेज पहुंचाना, समझाना है। और उसके मैसेंजर थे, वो उसके आइडियाज़ लेके अलग अलग जगह गए थे, ठीक है ना। जैसे सीरिया गए थे, इजिप्ट गए थे, ग्रीस और श्रीलंका, ये सब हमें इंस्क्रिप्शन से पता लगता है। उसने रोड्स बनवाए थे, कुएँ, ठीक है ना, रेस्ट हाउसेस, ये सब किया था, मेडिकल ट्रीटमेंट किया था, बोथ फॉर ह्यूमन्स एंड एनिमल्स। अब आगे चलते हैं। अशोका's मैसेज टू हिज सब्जेक्ट, people perform a variety of rituals when they fall ill, when their children get married, when their children are born, or they go on a journey. These rituals are not useful. तो भाई मेन मतलब उसका था कि ये वर्शिप ऑफ गॉड, ठीक है ना, ये सेक्रीफाइसेस, लोगों को तंग करना, ये चीज़ नहीं थी। उसने इस सब चीज़ों से रोका था। बोला क्या गया था कि मिल के रहो, ठीक है, किसी के साथ वो उसमें सोसाइटी में बुरा नहीं करना, सबको एक बराबर ट्रीट करना है। ये उसका धामा का मेन मोटिव था, लोगों को आगे टीचिंग्स देना, ठीक है ना। ये है उसकी टीचिंग, बीइंग जेंटल विद स्लेव्स एंड सर्वेंट्स, रिस्पेक्टिंग वंस एल्डर्स, ट्रीटिंग ऑल क्रिएचर विद कंपैशन। बाकी देख लीजिएगा, ये बस उसका यही था कि सब मिल के रहें, ठीक है ना। जो उसके ब्रह्मी स्क्रिप्ट में हमने देखा है कि इंस्क्रिप्शंस पे इंस्क्राइब था, ठीक है ना। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट ये है जो नीचे आप जहाँ पे मेरा अभी कर्सर है, ये है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। द ब्रह्मी स्क्रिप्ट, मोस्ट मॉडर्न इंडियन स्क्रिप्ट हैव डेवलप्ड फ्रॉम द ब्रह्मी स्क्रिप्ट। जो आज की अपनी स्क्रिप्ट्स हैं वो मॉडर्न है, जो वो उसी से आगे बनी है, ब्रह्मी स्क्रिप्ट से, ठीक है। ये देवनागरी है, बंगाली है, मलयालम है और तमिल है, ये चीज़ें हैं। एल्सवेयर एम्पायर्स इन चाइना बिगेन बिल्डिंग द ग्रेट वॉल। उसी टाइम पे यार, मौर्यन एम्पायर के टाइम ग्रेट वॉल भी बनने लगी थी चाइना में। ये अपने एग्जाम में आएगा नहीं, बट बस ये है कि उस टाइम पे एल्सवेयर की चाइना में ग्रेट वॉल बनने लगी थी। 6400 किलोमीटर लॉन्ग है, बट अपने एग्जाम में ये पूछेगा नहीं, ठीक है ना, इसके बारे में, तो उसको छोड़ते हैं। अब आगे चलते हैं यार। ये मैप अगर आपके पास एनसीईआरटी है तो ये मैप जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट्स हैं इंक्लूडिंग द सिल्क रूट, ठीक है ना। इसमें तो पूरा ब्लैक एंड वाइट है, जो रेड वाले हैं वो अंडर कंट्रोल ऑफ चाइनीज रूलर हैं, ठीक है।
ग्रीन वाले कुशंस के कंट्रोल में है। बाकी जाके 10th चैप्टर में हम आगे देखेंगे सब कुछ, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं, अब ये देखते हैं थोड़े कॉइन्स वगैरह, ठीक है ना। अब मौर्यन एम्पायर जब कोलैप्स हुई थी उसके बाद काफ़ी नए किंगडम बन गए थे, ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट पार्ट में अपने आगे थे और नॉर्थ में किंग्स जिन्हें इंडो ग्रीक्स बोला जाता था। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ में वो आगे थे इंडो ग्रीक्स, क्योंकि जो इंडिया में एंट्रेंस होने का जो वे था वो नॉर्थ वेस्ट से ही था, ठीक है ना। तो वहाँ से आगे थे इंडो ग्रीक्स जिन्होंने एक साल 100 ईयर रूल किया। उनके वो फॉलो करते आए थे सेंट्रल एशियन पीपल आगे थे शाकास, ठीक है। उन्होंने भी नॉर्थ वेस्ट में अपनी किंगडम सेट की थी और वेस्ट में की थी, ठीक है जी। सम ऑफ दिस किंगडम लास्टेड अबाउट 500 ईयर्स। शाकास को हराया किसने था? गुप्तास ने। गुप्तास को हम पढ़ेंगे, गुप्तास को गोल्डन एरा भी बोला जाता है इनके टाइम को। शाकास को डिफीट किया था गुप्तास ने, ठीक है ना। शाकास इन टर्न वर फॉलोड बाय कुशान्स, शाकास को कुशान्स ने फॉलो किया था, ठीक है। इन द नॉर्थ एंड इन पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया अ जर्नल ऑफ द मौर्यंस नेम पुष्यमित्रा शुंगा सेट अप अ किंगडम। अब जो मौर्यंस के जर्नल थे, अब मौर्यंस आगे जाके जाते 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 डिक्लाइंस हो गए थे। अशोका के बाद जो रूलर्स आए थे वो मेनली बिग रूलर्स थे। तो उनमें से जो लास्ट वाले होंगे उनका जो जर्नल था वो था पुष्यमित्रा शुंगा। उन्होंने अपनी किंगडम सेट कर ली थी शुंगा, ठीक है ना। वो आगे जाके एक अनदर डायनेस्टी के द्वारा फॉलो की गई थी जिनको बोला जाता है कानवास। तो एक बार कॉइन्स देख लो, ये जो कॉइन है ये इंडो ग्रीक्स के द्वारा लॉन्च किए गए थे और ये कुशंस के कॉइन है, ठीक है। एग्जाम में तो आपको पूछेंगे नहीं कि कॉइन कौन से, बस आप देख लीजिए, आपको इमेजेस दिख रही है तो देख लीजिए। अब जो शाकास थे, ठीक है ना, हमने ऊपर भी पढ़ा, ये देखो जिनको गुप्तास ने हराया था शाकास को, इन्होंने वेस्टर्न इंडिया में थे, ये नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ में और वेस्टर्न में, ये इस रीजन में ही थे, ऊपर वाले में अपने में नॉर्थ और वेस्ट में। तो शाकास हु रूल्ड ओवर द वेस्टर्न इंडिया, तो उन्होंने को काफ़ी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी सातवाहनास से, ठीक है ना, जो वेस्टर्न पार्ट और सेंट्रल इंडिया में थे सातवाहनास, ठीक है। और सातवाहनास के बाद एक नई रूलिंग फैमिली आई थी, वो थे वताकास। वताकास वो काफ़ी पावरफुल हो गए थे सेंट्रल और वेस्टर्न इंडिया में। अब साउथ में देखते हैं थोड़ा। अब हमने देख लिया नॉर्थ, देख लिया नॉर्थ वेस्ट, देख लिया और वेस्ट भी देख लिया, सेंट्रल भी देख लिया, ठीक है ना। ये किंगडम्स थी इनमें। अब साउथ में देखते हैं, साउथ में कौन सी थी? चोलास, चेरास एंड पांड्यास, ये रूल कर रही थी, ठीक है जी। अब इनके बाद दो बड़ी किंगडम्स आई, वो थी पलवास और चौलक्यास। ये किंगडम्स हम आगे जाके पूरा पढ़ेंगे इनके बारे में अलग अलग, ठीक है। अभी हम वैसे देख रहे हैं, ठीक है जी। पलवास और चौलक्यास आए थे। ट्रेडर्स एक्सप्लोर लैंड रूट्स। अब जो अपने लैंड रूट्स थे वो ट्रेडर्स के द्वारा एक्सप्लोर किए गए थे, क्योंकि वो ट्रेडिंग के लिए आते जाते थे, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे जाना, ठीक है। सी रूट्स को फॉलो करते थे, सी रूट्स टू वेस्ट एशिया, ईस्ट अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें अपने ट्रेडर्स से पता चलती है। नई बिल्डिंग से बनने लगी थी, अर्लीस्ट टेम्पल्स एंड स्टूपास, बुक्स लिखी गई थी। ये चीज़ें थी जो हमने देखी है किंगडम्स कि नॉर्थ में कौन सी पावरफुल थी, सेंट्रल, वेस्टर्न और साउथ में देखी है। ईस्टर्न साइड की हमने अभी तक कुछ नहीं देखा, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। वाइटल विलेजेस, थ्राइविंग टाउन्स। अब आयरन थी, जो आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर, आयरन का हमें पता लग गया था कि मेगालिथिस में आयरन का हमें टूल्स मिले थे, ठीक है ना। आयरन यूज़ होने लगी थी मेगालिथिस में। अब आयरन का ऐसे था कि धरती को खोदने के लिए आयरन यूज़ करती थी, जिससे प्रोडक्शन में भी काफ़ी बढ़ती थी, प्रोडक्शन भी काफ़ी थी। देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग ऑफ आयरन टूल्स, दीज इंक्लूड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एंड द आयरन प्लग शेयर। अब हमने देखा है कि ज़मीन खोदने के लिए आयरन प्लग शेयर यूज़ किया जाता था, जिससे प्रोडक्शन काफ़ी बड़ी थी। अब इरीगेशन का देखते हैं उस टाइम पे। अब जो किंग्स थे उस टाइम पे वो बिना, जो विलेजेस थे उनके बिना वो एग्जिस्ट नहीं थे कर सकते, क्योंकि विलेजेस से ही उनको टैक्स वगैरह जो भी होता था उन्हीं से कलेक्ट करते थे वो उनसे। तो उनको विलेजेस की काफ़ी ज़रूरत थी, तो काफ़ी विलेज बने थे, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं, हु लिव्ड इन द विलेजेस। इरीगेशन का ये है यार कि इरीगेशन उस टाइम पे यूज़ होती थी, ठीक है ना। जैसे कौन से मेथड थे इरीगेशन के यूज़ होते थे? कनाल्स, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स। उस टाइम पे यही चीज़ें थी, इन्हीं चीज़ों का यूज़ होता था फार्मिंग के लिए। क्योंकि जब वो पैडी लगाते थे उसमें मैंने देखा था कि सिस्टम ऑफ ट्रांसप्लांटेशन आ चुका था, तो उसी हिसाब से ट्रांसप्लांटेशन करते थे, एक जगह उगाते थे फिर उसको उखाड़ के दूसरी जगह लगाते थे, ठीक है, पैडी का ट्रांसप्लांटेशन। अब आगे चलते हैं जी। हु लिव्ड इन विलेजेस, गाँव में कौन रहते थे? अब डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल रहते थे गाँव में, ठीक है ना। साउथ में अलग तरह के रहते थे, अब नॉर्थ में अलग तरह के रहते थे। इन द तमिल
जो ज़्यादा तगड़े लैंड ओनर्स थे उनको बोला जाता था वेलालार। भाई ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये टर्म्स याद कर लीजिएगा। जिनके पास काफ़ी ज़मीन होती थी उन्हें बोला जाता था वेलालार, ठीक है। ऑर्डिनरी प्लगमैन को बोला जाता था उजावर। जिनके पास ज़मीन ही नहीं थी, जो लेबर का काम करते थे, लैंडलेस लेबरर्स, स्लेव्स भी आ जाते थे सब में, उनको बोला जाता था कदाई सियार, कदाई सियार और अधिमाई, ठीक है जी। ये तीनों याद कर लेना। ज़्यादा ज़मीन वाले को तगड़ा जमींदार था, उसको वेलालार। जिसके पास कम ज़मीन थी, ऑर्डिनरी प्लोमैन, उसको बोला जाता था उजावर। और जिसके पास ज़मीन ही नहीं थी उसको बोला जाता था कदाई सियार, अधिमाई। अब आगे चलते हैं नॉर्थ पार्ट ऑफ कंट्री। नॉर्थ में बोला जाता था, जो गांव का हेड होता था, ग्रामा भोजाका। अब भी हमारे गांव को क्या बोलते हैं हम, ग्राम, ग्राम ही बोलते हैं। ग्राम, ग्राम सभा, जैसे पंचायत के लिए बोला जाता है ग्राम सभा, ग्राम ही बोलते हैं। तो विलेज के हेड को बोला जाता था ग्रामा भोजाका। वहाँ पे पोस्ट हेरिडेटरी होती थी। अब हेरिडेटरी का मतलब कि फैमिली से फैमिली में रहने वाली, फादर के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। किंग्स में भी हमने देखा था कि ऐसे ही होने लग गया था अब आगे जाके। और ग्रामा भोजाका, ठीक है, वहाँ पे भी पोस्ट हेरिडेटरी थी। ग्रामा भोजाका होता कौन था, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन होती थी। उसके पास स्लेव्स भी होते थे, जो वर्कर उसने हायर किए गए होते थे काम करने के लिए, क्योंकि उसके पास काफ़ी ज़मीन थी, वर्कर तो उसे चाहिए ही चाहिए थे। वो एक पावरफुल बंदा होता था और राजा उसी को चुनता था कि टैक्स कलेक्ट करने के लिए विलेजेस से। वो कैसे फंक्शन करता था, एक जज की तरह या समटाइम्स एज अ पुलिसमैन। ग्रामा भोजाका के बिना कुछ गांव में और भी फार्मर्स होते थे जो इंडिपेंडेंट होते थे, जिनके पास जमीन होती थी, उन्हें क्या बोला जाता था, गृहपतिस। यही साउथ में हमने देखा, साउथ में अलग नाम थे, यहाँ पे क्या बोला जाता है, गृहपतिस। और जो छोटे वो थे, ठीक है ना, लैंड ओनर्स, जिनके पास थोड़ी जमीन थी, उन्हें बोला जाता था गृहपतिस। और जिनके पास जमीन ही नहीं थी उनको क्या बोला जाता था, हमने देखा था ना पीछे स्लिप्स को दासा बोला जाता था, दासा दसोगस। यहाँ पे उनको बोला जाता था दासा कर्माकारा। वहाँ पे कामाकारा और यहाँ पे दासा कर्माकारा, सिमिलर है नाम, मिलते हैं दूसरे से, ठीक है ना। स्लेव्स को यही बोला जाता था जिनके पास जमीन नहीं होती थी, दासा कर्माकारा। और उनको जिनके पास ज़मीन होती थी वहाँ पे काम करके ही अपना वो चलाते थे, ठीक है ना, गुजारा, अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशंस, सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क्स इन तमिल नोन एज संगम लिटरेचर। जो भाई तमिल में पहले काम थे उनको संगम लिटरेचर का नाम दिया गया है, जिसको कंपोज काफ़ी पहले किया गया था। ये टेक्स्ट होते थे, उनको क्या बोलते थे, संगम। क्यों संगम बोलते थे, क्योंकि उन्हें कंपोज किया गया होता था और कंपाइल किया गया होता था असेंबलीज में बैठ के, इकट्ठे बैठ के उसको कंपोज करते थे और कंपाइल करते थे पोइट्स के द्वारा, ठीक है ना। ये मेनली मदुराई सिटी थी, वहाँ पे होता था, ठीक है ना। इन तमिल, द तमिल टर्म मेंशन अबव आर फाउंड इन द संगम लिटरेचर। ये जो वर्ड तमिल है, टर्म तमिल है, ये संगम लिटरेचर में मेंशनड है, ठीक है, हमें पता लगता है। तो देखा क्या हमने, ये जो संगम्स होते थे तो वहाँ पे वो बैठते थे इकट्ठे, कंपोज करते थे और कंपाइल करते थे असेंबलीज में बैठ के, पोइट्स, ठीक है, उन्हें संगम्स बोला जाता था। अब हमारी हिस्ट्री का कहाँ से पता लगता है, ट्रैवलर्स के द्वारा हमें पता लगता है, क्योंकि जैसे एक जताका की स्टोरी है और जो ऑर्डिनरी लोगों के द्वारा कंपोज की गई है और लिखी गई है बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा। अब ये स्टोरी एग्जाम में तो पूछी जाएगी नहीं, वैसे ये है द क्लेवर पुअर मैन, उसकी स्टोरी। मैं रुक रहा हूँ यहाँ पे, अगर पॉज करके आपने देखना पढ़ना पढ़ लीजिएगा, ये हम इंपॉर्टेंट नहीं है इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, तो हम इसको कवर नहीं करेंगे। तो ये स्टोरीज है वैसे जो कंपोज की गई थी और बाद में बुद्धिस्ट मॉन्क्स के द्वारा लिखी गई थी। अब आगे चलते हैं। हमें उसका अपने हिस्ट्री का कैसे पता लगता है, ट्रेडर्स के द्वारा भी, क्योंकि वो सी रूट से आते जाते थे तो दूसरी जगह का हमें उनसे पता लगता था। अब देखते हैं आगे, जो अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची। यार ये रिंगवेल है, ठीक है ना, ये जो फोटो दिख रही है आपको, अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, दिस इज अ स्कल्पचर फ्रॉम सांची, अ साइट विद स्टूपास इन मध्य प्रदेश, शोइंग द सीन इन अ सिटी। अब देखते हैं आगे। Many of cities that developed about 2500 years ago were capital of the महाजनपदास। जो cities काफ़ी पहले डेवलप हो चुकी थी, डेवलप थी, वो कैपिटल्स होती थी महाजनपदास की। और महाजनपदास आपको पता ही है, इंपॉर्टेंट सिटीज़ जनपदास में जो कुछ इंपॉर्टेंट थी उनको महाजनपदास बोलते थे। इन मैनी सिटीज़ आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड रोज ऑफ पोर्ट्स और सेरेमिक रिंग अरेंज वन ऑन टॉप ऑफ द अदर। उन्हें रिंग वेल्स बोला जाता था और उन्हें यूज़ किया जाता था। दीज सीम्स टू हैव बीन यूज्ड एज टॉयलेट्स इन सम केसेस एंड ड्रेनेज एंड गार्बेज डम्प्स। उसे टॉयलेट्स के तौर पे यूज़ किया जाता था सम केसेस में, और कई जगह ड्रेन्स और गार्बेज डम्प्स के लिए यूज़ किया जाता था। ये इंडिविजुअली हाउसेस में मिली है हमें, ठीक है ना जी।
अब जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं जिनके बारे में हमें पता चला है, ठीक है ना, वो हमें कहाँ से पता चला है, एक सेकेंड, जो मैंने स्कल्पचर के बारे में बताया था वो ये है नीचे, ठीक है ना, ये जो नीचे आपको इमेज दिख रही है, जो ये रिंग बेल्स हैं इसके बारे में ये दिया गया है, फेसिंग द रिंग बेल फाउंड इन दिल्ली, ठीक है जी। ये वाली इमेज है, और स्कल्पचर सांची स्टूपस वाला वो ये है जो आपको अभी फोटो दिख रही है, कहीं कंफ्यूज मत हो जाइएगा, इसे स्कल्पचर स्टूपस समझते रहे आप, ठीक है। अब आगे चलते हैं। जो अर्ली सिटीज़ थी मैंने पहले भी बताया था, उसका हमें कहाँ से पता चलता है, सेलर से और ट्रैवलर से जो विजिट करते थे, ठीक है ना, तो उनसे हमें सिटीज़ के बारे में पता चलता था। ये ग्रीक सेलर है, उसकी स्टोरी है जो उसने देखा था, ठीक है ना, जो उसने एक्सपीरियंस किया था। अब आगे चलते हैं, कॉइन्स। दीज हैव बीन गिवन इन द नेम बिकॉज द डिजाइंस वर पंच्ड ऑन द मेटल। तो कॉइन्स कैसे होते थे, मेटल पे ना पंच किया जाता था, सिल्वर और कॉपर उस पर, ठीक है ना, तो वो कॉइन्स होते थे उस टाइम पे किंग्स के, ठीक है, कि ये इस पीरियड को बिलोंग करते हैं। अब आगे देखते हैं, सिटीज़ विद मैनी फंक्शन। तो यार आज के लिए इतना ही, कॉइन्स तक हमने कर लिया है, ठीक है। इसमें हमें इंपॉर्टेंट हमने क्या देखा है, एक तो हमने विलेज हेड्स का देखा है कि नॉर्थ में क्या बोलते थे, साउथ में क्या बोलते थे, और कुछ किंगडम्स देखी हैं जो नॉर्थ में थी, नॉर्थ वेस्ट में थी और वेस्टर्न में थी, और कुछ देखी है सेंट्रल्स, और कुछ देखी है साउथ की। ईस्टर्न साइड की हमने कुछ भी नहीं देखा अभी, ठीक है जी। तो अभी तक आज की वीडियो में मैंने इतना ही किया, और उसका अशोका का किया था, उसकी कालिंगा वॉर कि उसने क्या क्या किया था, क्यों छोड़ दी थी, धम्मा का मतलब किया था कि उसने बुद्धिस्ट ज्वाइन कर लिया था, ये सब चीज़ें देखी थी मैंने आज की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। होप यू लाइक द वीडियो, सो प्लीज़ शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल ई तक्षशिला क्लासेस। ओके दोस्तों, थैंक यू एंड जय हिंद।